नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। अब चूंकि अंगवानी आप शिक्षकों के मुद्दे खूब उठा रहा है, तो कुछ शिक्षकों से संपर्क भी हुआ है। तो शिक्षक और पत्रकार जैसे प्रोफेशनल रिलेशन से अलग कुछ पर्सनल संबंध भी बने हैं कुछ शिक्षकों से। तो आज उन्हीं में से किन्हीं एक का बड़ा ही मजेदार एसएमएस आया। एसएमएस बड़ी मजेदार है, तो आपको भी सुनाता हूँ। बड़ी मेल खाता है राज्य में जो अभी राजनीतिक माहौल चल रहा है और पाठक साहब के शिक्षा विभाग में जो माहौल है, दोनों से बहुत मतलब एकदम माहौल से एकदम मैच खाता है और उसको सही से डिस्क्राइब करता है ये एसएमएस। आप भी सुनिए। नियोजित और नीतीश दोनों समान है। नीतीश मुख्यमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो नियोजित भी जो है शिक्षक होते हुए शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो शिक्षक साथी के नियोजित शिक्षकों के मैसेज भेजने का मतलब मैं भी समझ गया। तो मैंने भी सोचना शुरू किया, आखिर बिहार में शिक्षकों को कितने टुकड़ों में बांटा गया है, मतलब कितने प्रकार के शिक्षक हैं। एक बीपीएससी शिक्षक हो गया, तो एक नियोजित शिक्षक हुआ, एक विशिष्ट शिक्षक, और न जाने मतलब क्या क्या इस तरह से मतलब खंड खंड में बटा बिहार का शिक्षक शिक्षा विभाग के द्वारा। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के शिक्षक हैं बिहार में, और जब सबका काम एक ही है तो इतने प्रकार क्यों। मतलब क्या शिक्षकों को खंड खंड में बांटकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश है शिक्षा विभाग द्वारा। और जिस तरह से अभी बीपीएससी शिक्षक को अभी भाव मिल रहा है, तो उससे नियोजित शिक्षक क्या उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्यों। क्या नियोजित शिक्षक शिक्षक नहीं है? क्या बीपीएससी शिक्षक ने परीक्षा दिया है, तो क्या नियोजित शिक्षकों ने कोई परीक्षा नहीं दी है? वो बिना कोई परीक्षा दिए ही शिक्षक बन गए। जब सबने परीक्षा दिया तो फिर शिक्षकों के बीच भेदभाव क्यों? क्यों पाठक पूछते हैं कि सब बीपीएससी क्वालिफाइड है ना यहाँ पर जो भी है, और जो बीपीएससी क्वालिफाइड नहीं है तो वो शिक्षक नहीं है। तो क्या है इन सब का मतलब, आइए बताता हूं विस्तार से आपको। तो चर्चा की शुरुआत करूं इससे पहले आप सबका आभार, आपको दिल से धन्यवाद। हमारी अपील को सुनकर आप में से कई लोगों ने चैनल ज्वाइन करके हमारी मदद करनी शुरू कर दी है। अब आप भी कहेंगे कि क्या वीडियो के शुरुआत में ये सब अपील करना शुरू कर दिया, लेकिन आप समझिए उनका आभार तो बनता है ना, जो हमारे प्रयास में मदद कर रहे हैं। अगर कोई हमें मदद कर रहा है, जिनके सपोर्ट के कारण हम जो है रोज आपके पास ये कार्यक्रम लेके आते हैं, आपकी आवाज जो है जिम्मेदार कानों तक पहुंचाने के प्रयास में अगर हमें कोई मदद करे और हम उनका आभार भी ना करें, तो वो कृतज्ञता होगी ना। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आपको बस चैनल ज्वाइनिंग के बारे में एक लाइन में बताकर मुद्दे पर आता हूं वापस। चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन देखिए बिल्कुल स्वैच्छिक है। अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज उठाई जा सके, तो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लगता है कि आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, भगवान ने इतनी सामर्थ्य दिया है, तो जरूर करिए, क्योंकि जो चार्जेस हैं ज्वाइनिंग के वो बहुत ही कम है, इतने कम कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। तो आइए आते हैं मुद्दे पर। तो जैसे ही मैसेज देखा ना, तो उसी टाइम मन हो गया कि आज नियोजित के बारे में ही बात किया जाए। आज की शाम नियोजित शिक्षकों के ही नाम की जाए। मुझे याद है जब हम दोपहर और रात के 10 बजे लाइव शो करते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियों के लिए, तो वो उस समय बीपीएससी टीचर का एग्जाम के पहले जो है पहले चरण के टाइम तो खूब लोग लाइव में सवाल पूछते थे कि नियोजित शिक्षकों के बारे में। अब हम तो शिक्षक है नहीं, तो मुझे भी लगता था कि ये लोग इतना नियोजित नियोजित क्यों कर रहे हैं। सवाल इतने आते थे कि जैसे लगता था कि अगर किसी का सिलेक्शन बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा में नहीं हुआ है, तो वो इसी नियोजित शिक्षक के कारण नहीं हुआ है। इतने सवाल लोग पूछते थे कि पूछिए मत। मैं भी जवाब देते देते परेशान हो जाता। तब जो अपने पैनल में लोग होते थे, जो गेस्ट होते थे, उनसे पूछता था आखिर ये नियोजित शिक्षक क्या चीज है और उनके प्रति इतना गुस्सा क्यों है लोगों में। ऐसा लगता था कि मानो नियोजित शिक्षक इंसान नहीं बल्कि एक विलन है, जिसके कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस तरह का ये माहौल था उसमें। मतलब भावना इतना प्रचंड था कि लग रहा था कि इन लोगों का लाइफ में कुछ नहीं भी होगा ना, तो उसके लिए भी ये दोष नियोजित शिक्षकों को ही देंगे। तो वो सब बातें याद आ गई आज इस एसएमएस के साथ। तो उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि आज की शाम जो है नियोजित के नाम होगी। एक बात और, वो 10 बजे वाला जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी पर आधारित प्रोग्राम था ना, तैयारी से कामयाबी तक, वो फिर से आएगा अपने तय समय पर। बस कोशिश जारी है उसे और बेहतर ढंग से रिलॉन्च करने की।
तो जो उस प्रोग्राम के कमिटेड दर्शक थे वो बिल्कुल निराश ना हो सकता है सरस्वती पूजा के दिन से हम लोग फिर से उसे स्टार्ट कर दें अपने निर्धारित समय पर। तो अब आइए नियोजित शिक्षकों पर। एक अनुमान के मुताबिक अपने बिहार में करीबन 3 से 3.5 लाख संख्या है नियोजित शिक्षकों की, जो पिछले 15-16 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनमें से मतलब 3-3.5 लाख में से 75% शिक्षकों का सेवा जो है, किसी का 8 साल हो गया, तो किसी का 7 साल, तो किसी का 10 साल ही बचा हुआ है। मतलब आप ऐसे समझिए 3 से 3.5 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं, उसमें से बहुसंख्यकों के अब तो सेवा समाप्ति की दहलीज पर खड़े। वो सोचिए जिसकी सेवा ही अब 7 साल या 6 साल बची हो, अब उसको कहिए कि आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा तब जाकर राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो हमने कुछ नियोजित शिक्षकों से भी बात की, उनका भी देखो साफ साफ कहना है कि एग्जाम से दिक्कत नहीं है, दिक्कत शिक्षा विभाग के रवैये से है। शिक्षा विभाग को खुद क्लैरिटी नहीं है कि वो किस बात का और किस चीज के लिए हमारा एग्जाम लेना चाहते हैं। अधिकांश शिक्षक जो 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं और एग्जाम ये ले रहे हैं, शिक्षा विभाग एग्जाम ले रहा है सक्षमता की, तो क्या वो जो इतने सालों से पढ़ा रहे थे वो बिना सक्षमता के स्कूलों में पढ़ा रहे थे? और अगर बिना सक्षमता के स्कूलों में इतने सालों से पढ़ा रहे थे तो उन्हें पढ़ाने क्यों दिया जा रहा था? सवाल है ना भाई। और अगर कोई नियोजित शिक्षक 15 साल 20 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं तो उनके पास अनुभव है कि नहीं है अनुभव? तो दूसरी बात यह कि सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि नियोजित शिक्षक ने कोई परीक्षा ही नहीं दी है। तो जिनको जिनको ये नहीं पता वो अपनी जानकारी अभी दुरुस्त कर सकते हैं कि नियोजित शिक्षक पहले ही इग्नू सहित दक्षता का परीक्षा, टेट का परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं। वो कौन कौन सा सीटेट स्टेट होता है सब उत्तीर्ण हो चुके हैं। और अब अगर इतने साल का सेवा दे चुके हैं, स्कूलों में पढ़ा चुके हैं, तो सरकार वरीयता के आधार पर उनको राज्यकर्मी तो बना ही सकती है ना। ठीक वैसे ही जैसे 34,540 वाले शिक्षकों को भी बिना परीक्षा के विशेष बहाली के तहत राज्यकर्मी का दर्जा दिया था। ये जो 34,540 वाले शिक्षकों की बहाली का मामला, उसके बारे में आपको बता दूं, उनकी बहाली 2012 में हुई थी, जो सेवा में पूर्व से ही प्रशिक्षित थे। पहले ये लोग नियोजित शिक्षक ही थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इनकी भर्ती सीधे तौर पर सहायक शिक्षक के रूप में की गई थी। तो बताइए, ये जो मैंने 3-4 पॉइंट्स उठाए, कहीं कोई गलत है तो बताइए। तो फिर अब 16 साल बाद नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा लेने क्या मतलब है? देखिए, कहीं भी जो है अनुभव को ही प्राथमिकता मिलती है। ये नियोजित शिक्षक पिछले 15-16 सालों से पढ़ा रहे हैं, उनके पास इतना लंबा अनुभव है पढ़ने पढ़ाने का, तो फिर किस बात का सक्षमता परीक्षा? इतने से भी आप नहीं मानेंगे तो याद करिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा में वो वक्तव्य, जिसमें उन्होंने बीपीएससी फॉर्म भरने के संबंध में नियोजित शिक्षकों के बारे में कहा था कि जो 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं उनसे परीक्षा लेना उचित नहीं है। बीपीएससी फर्स्ट चरण के परीक्षा के फॉर्म भरने के पहले बोले थे वो। तो फिर ये किसने बदला? समझ रहे हैं ना आप? बीपीएससी फर्स्ट चरण के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने कहा था एक मामूली परीक्षा देना होगा नियोजित शिक्षकों को। उनके शब्दों को सुनिए, मामूली परीक्षा। अगर यह परीक्षा मामूली है तो मतलब एक फॉर्मेलिटी है बस। तो फॉर्मेलिटी किस बात की? इसका मतलब है कि जो मुख्यमंत्री ये कहते थे कि 15-20 साल से पढ़ाने वालों से परीक्षा लेना उचित नहीं है, ये जो ये मानते थे, उन्हें किसी ने समझाया कि नहीं, नियोजित से भी एग्जाम लिया जाए। तभी तो मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में कहा कि एक मामूली परीक्षा देना होगा। तो जिससे साफ लगा कि यह परीक्षा एक फॉर्मेलिटी होगा। तो फॉर्मेलिटी क्यों? फॉर्मेलिटी किस बात का? अब क्या साबित करना है शिक्षकों को? बीपीएससी शिक्षक तो अभी आए हैं, अभी तो उनकी ट्रेनिंग होगी, अभी तो उनके पास पढ़ाने का अनुभव भी जीरो है। लेकिन इन नियोजित शिक्षकों के पास तो मिनिमम 10 साल से ज्यादा पढ़ाने का अनुभव है। तो बीपीएससी से आए शिक्षकों को जहां भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, तो वहां तो नियोजित शिक्षकों की ट्रेनिंग सालों पहले हो चुकी है। तो फिर किस बात का अंतर? अंतर बस ये कि बीपीएससी वालों को एग्जाम साहब ने लिया है और नियोजित वालों का किसी और ने। और क्या अंतर है बताइए जरा। तो जब वो परीक्षा दे ही चुके हैं, पढ़ने पढ़ाने का वर्षों का अनुभव है ही, तो फिर किस बात का सक्षमता परीक्षा? अब ऐसा भी क्या फायदा उस परीक्षा का जो फायदे की बजाय आपका नुकसान ही करा दे? अब जैसे ये समझिए, जो नियोजित शिक्षक
2006 में बहाल हुए, उन्हें अभी लेवल 2 के इंडेक्स 13 का पे मैट्रिक्स का लाभ मिल रहा है। और अब अगर वो सक्षमता परीक्षा देंगे तो उन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब उन्हें उल्टे जो है उन्हें पनिशमेंट के तौर पर अपने घर से दूर जो किसी अन्य जिला में पढ़ाना होगा, जो नियोजित शिक्षकों के साथ जाती नहीं, घनघोर अन्याय ही कहेंगे ना, नहीं तो और क्या कहेंगे। इतना ही नहीं, अब जब सेवा समाप्ति की दहलीज पर है तो बताइए, अब बुढ़ापे में उनसे पूछा जा रहा है, 3 जिला का ऑप्शन पूछा जा रहा है, मांगा जा रहा है। तो रेंडमाइजेशन के नाम पे जो है आप शिक्षकों को अपने घर से 300 से 600 किलोमीटर दूर पढ़ाने के लिए भेजेंगे, तो एक शिक्षक की औसतन सैलरी कितनी होती? ऐसा तो है नहीं कि आईएएस अफसर की तरह बंगला, घोड़ा, गाड़ी, फ्लैट के साथ सैलरी भी मिलता हो अलग से। यहाँ तो शिक्षक को जो सैलरी मिलता है उसी में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है कि नहीं? तो 40,000 में शिक्षक अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों के साथ, अगर मान लीजिए दूर, मतलब आपका घर है मोतिहारी, आपको भेज दिया कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, तो देखिए कैसे शिक्षक अपने घर से दूर किसी अन्य जिला में कैसे सरवाइव करेगा इतने पैसे में, इतने खर्चे में। और दिव्यांगों का सोचिए, दिव्यांग शिक्षकों का सोचिए, उनके बारे में उनका क्या हाल होता होगा। बीपीएससी दोनों चरणों की बहाली में दिव्यांगों को काफी दूर भेज दिया गया है, और उनको जो भी सक्षमता परीक्षा होने वाली उनकी, तो उसमें दिव्यांगों को अलग अलग जगह पर भेज दिया जाएगा। दूसरे जिलों में तो बताइए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उनको। उनके लिए तो बेहतर यही है ना होगा कि दिव्यांगों को अपने पुराने विद्यालयों में ही रहने दिया जाए। उनके लिए तो अलग नियम भी है पोस्टिंग के। तो सवाल है कि क्या शिक्षा विभाग ने इन सब बिंदुओं पर गंभीरता से सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। अगर सोचे होते तो ये वीडियो बनाकर मुझे उनका ध्यान खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उम्मीद करता हूं शिक्षा विभाग इन सब बिंदुओं पर गौर करेगा और नियोजित शिक्षकों को सौतेला टाइप का फील न कराते हुए उसको भी बराबरी का न्याय और हक देगा। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो खुद भी सब्सक्राइब कर दे, और अपने आसपास, पड़ोस, रिश्तेदारी, नातेदारी में भी अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब कर अपने चैनल को मजबूती प्रदान करें। देखिए जिस तरह का माहौल है शिक्षा विभाग में ना, उस हालत में अंगवानी ही इकलौता चैनल है जो शिक्षकों के पक्ष में खड़ा है, बिना डरे, बिना झुके और बिना झिझके और बिना किसी चीज की परवाह किए। और जो माहौल है उसमें तो हो तो कुछ भी सकता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो आपके लिए आवाज उठा रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन देते रहिए, ताकि वो भविष्य में भी आपके मुद्दे, आपकी समस्या दमखम के साथ उठाते रहे। तो अब तक तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि जिस तरह से अंगवानी आपकी समस्या, आपके मुद्दे को आवाज देता है, उस तरह से तो खुलकर कोई आपकी बात नहीं करता है। तो एक सब्सक्राइब की उम्मीद है आपसे, वो करते रहिए और करवाते रहिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब के साथ साथ चैनल हो सके, संभव हो आपके लिए तो आप ज्वाइन भी करिए। तो धन्यवाद। जय अंक, जय बाबा तिलका।